हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं निर्मला, एक प्रसिद्ध उपन्यास जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। दोस्तों, मैं इससे पहले के कई पार्ट्स ला चुकी हूँ इस निर्मला के, क्योंकि ये एक उपन्यास है और इसे एक वीडियो में शामिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके अलग अलग पार्ट्स के रूप में मैं लेकर आ रही हूँ ताकि ये इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग को बोरियत भी ना हो और मेरा ये उपन्यास भी पूरा हो जाए। दोस्तों, ये बहुत अच्छी कहानी है, तो अगर आप इसे ढंग से सुनेंगे तो ये एक रोचकता बनाए रखती है शुरू से लेकर एंड तक। तो जैसा कि हमने देखा कि निर्मला की शादी हो जाती है 35 साल के आदमी के साथ में हो जाती है और वो पूरी कोशिश करता है निर्मला को खुश रखने की, पर निर्मला उससे खुश होने की बजाय उससे दूर भागती है, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट तो कर सकती है क्योंकि उसी एज का उसके पिता थे, पर वो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकती जैसा कि एक पति के साथ, एक प्रेमी के साथ होना चाहिए। पर उसके पति जो होते हैं वो हमेशा उससे एक एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। उनके 3 बच्चे होते हैं। निर्मला उन्हें बच्चों के तरीके से प्यार करती है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। निर्मला कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से जो वकील साहब हैं उनकी इच्छा पूरी कर सके, उनके जो उम्मीदें हैं उसको पूरा कर सके। लेकिन अब देखते हैं आगे। निर्मला ने कहा कि आज इतनी देर कहाँ लगाई। उन्होंने अपने पति से कहा, यानी वकील साहब से कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई। दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती है। तोताराम, जो कि उनका बेटा है, ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के तोताराम जो उनका जो पति हैं उन्होंने बोला कि मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला बोली, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ा ही काम किया जाता है। मत क्या करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम बोलते हैं, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला बोलती है, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना होना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनशाराम, जो कि उनका बेटा है, भी स्कूल से लौटा। धूप से चलने के कारण मुँह पर पसीने की बूंदें आई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ गई थी। आंखों की ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए कुछ खाने को निकालिए, ज़रा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास से पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम बोला, कह नहीं सकता, गोरू के साथ हॉकी का मैच है। पार्को यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला बोली, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर इस स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा, वहीं खा लूँगा, मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तो ताराम ने बहुत चिढ़कर कहा, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? वो चिढ़े इसलिए क्योंकि उनका वो जो बेटा है वो मनसाराम, वो निर्मला की ही हम उम्र है। तो निर्मला ने ये बात उन्होंने निर्मला की प्रशंसा पाने के लिए कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों की कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम नहीं था, उसे लड़कों से सचमुच का प्रेम था। वो सचमुच उन लोगों का ख्याल रखती थी। उसके चरित्र में अभी तक बालपन ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोदप्रियता बरकरार थी और बच्चों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थी, यानी वो बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाग भाव से गुड़ने का आशय न समझ पाई। बोली, मैं क्या जानूँ, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो धुतकार नहीं देती। अगर ऐसा करूँ तो यही होगा कि ये तो लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन अब उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनशाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। ये जीवन में पहला ही अवसर होगा जब उन्होंने मनशाराम या किसी लड़के की शिक्षा के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई होगी। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उन्हें उन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष हो गए थे। तब से उनकी ओर आंख तक नहीं उठाई थी।
वो कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा कुछ और नहीं छूते थे। इसका समय ही नहीं मिलता था। आज उन्हीं विषयों पर मनशाराम की परीक्षा लेने लगे। मनशाराम ज़हीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने के साथ साथ क्लास में भी फर्स्ट आता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न से तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने से चतुर लड़के को कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनशाराम ने चुटकियों से उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे जैसे झल्लाकर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति जो मनशाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न चाहते थे जिसका जवाब मनशाराम भी ना दे पाए। देखना चाहते थे इसका कमज़ोर पहलू कहाँ है। ये देखकर अब उन्हें संतोष नहीं हो सकता था कि ये क्या करता है। वो ये देखना चाहते थे कि ये क्या नहीं कर सकता। कोई अनुभवी परीक्षक मनशाराम की कमज़ोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन दर मटर गश्ती करते रहते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी भी गवारा नहीं हो सकता। मनशाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा जी और बुआ जी से पूछ ले। मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं है। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह कर के बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना पसंद नहीं है तो कल से नहीं जाऊँगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख में जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों करो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते। मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनशाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे मेरी शिकायत की, ज़रा मैं भी तो सुनूं। वकील साहब बोले, कोई हो, इससे तुम्हें क्या मतलब है। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मनशाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे मैंने उन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील साहब बोले, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल तोड़ते फिरते हो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने की, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास ना करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनशाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊंगा। वकील साहब बोले, तुमने मुंह क्यों लटका लिया, क्या वहाँ अच्छा नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है मानो कोई जाने के डर से तुम्हारी नानी मारी आ रही हो। आखिर क्या बात है, वहाँ तुम्हें क्या तकलीफ़ होगी। मनशाराम हॉस्टल में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन वह मुंशी जी की यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वह अपनी जेब मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं, मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ़ भी होती नहीं कोई नहीं है, और हो तो उसे सहन कर सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊँगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि ये लड़का कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहाँ जाना ही ना पड़े और कोई इल्ज़ाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह, तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। मनशाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिलती और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में से एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियाँ उस जगह से आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनशाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्गी तैयार कराई और सैर करने निकल गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर के लिए जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनशाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल स्कूल से ही रहने के लिए कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों। मनशाराम ने कहा, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवाराओं की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी बोली, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। मनशाराम बोले, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने नहीं। रुक्मणी बोली, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनशाराम जी बोले, नहीं बुआ जी, उन्हें मुझ पर संदेह नहीं है। वह बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठा कर दे देती हैं। रुक्मणी झल्लाई।
और चिल्लाती हुई निर्मला के पास पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, उस पर ताने मारने का वो कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। वो चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहे, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे, सब कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तन ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी ने कहा, मनशाराम को घर से निकाले देती हो, उस पर कहती हो कि मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमने इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला बोली, दीदी जी तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक खुलाओ। रुक्मणी, क्यों व्यर्थी कसम खाती हो? जब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। अब एक हफ्ते के लिए मनशाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए थे कि खुद जाकर ले आए थे। अब उसी मनशाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ ना तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है पर स्वभाव लड़कों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि उसने कुछ खाया कि नहीं, कपड़े उतारे कि सो गया। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चिता दिया है, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत ये विषय छेड़ दिया। मनशाराम से वह आजकल थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसे चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का नुकसान ना होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक ये बात मालूम नहीं थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चौंका दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से हो ही गया था। अब वो नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदल कर बोले, तो कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप देख केवल एक ही बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ और तुम्हारा हर्ज तो नहीं हो रहा। अगर जब वो खेलने जाते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने क्यों आखिर इस लड़के को बाहर रखने का पहले से ही प्रबंध कर दिया। आजकल जो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आ रहा है। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनावट श्रृंगार भी नहीं करती थी। अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि सबसे पर क्रोध जरूरी नहीं है। कहीं उसने भांप लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ, ज़रा उसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, ये तो मैं जानता हूँ कि तुमने 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे बहाना तो मिल ही जाता है। कल अगर फेल हो गया तो कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रखवा दूँगा। कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। ये तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तुम्हें कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, तो तोताराम जी पूरी कोशिश में लगे थे कि किसी भी तरीके से वो निर्मला को मनशाराम से दूर कर दें, क्योंकि उनके अंदर अब एक शक बैठ गया था। निर्मला तोताराम को खुश करने में लगी थी, क्योंकि उसे उन पर दया आने लग गई थी, उनकी हरकतों को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर कि वो निर्मला को कितना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उसने अपना व्यवहार बदला था ताकि मनशाराम को खुश कर सके। पर मनशाराम ने इसका कुछ और ही अर्थ निकाला और तोताराम को खुश कर सके। तोताराम ने इसका कुछ और ही अर्थ निकाला और वो ये समझने लगे कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ मनशाराम के लिए कर रही है। तो दोस्तों, आप तो जानते हैं कि शक एक इतनी बड़ी बीमारी होती है कि बसे बसाए रिश्ते को भी तबाह कर देती है। अब ये शक आगे क्या लेकर जाएगा, क्या करेगा, ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए निर्मला की कहानी, ऋचा की जुबानी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।